अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसका नाम लिख दिया मैंने स्क्रीन पे, विच इज प्रोविडेंट फंड। क्या नाम है? प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड होता क्या पहले ये समझ लेते हैं। आप लोग जब भी एम्प्लॉयर के पास लग गए हो तो एम्प्लॉयर से आपको जो भी कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है दैट इज नोन एज सैलरी। वो सैलरी क्यों कहलाता है? क्योंकि डे वन पे अपन ने समझ लिया था कि इफ देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, वॉट एवर द कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड दैट टर्म इज नोन एज सैलरी। अब जब तुमको सैलरी मिलती है ना तो उस सैलरी में से कुछ अमाउंट तुम कॉन्ट्रीब्यूट करते हो अपना प्रोविडेंट फंड में, कुछ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हो। सर इट इज मैंडेटरी टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रोविडेंट फंड, हमको कुछ पैसा डालना जरूरी है प्रोविडेंट फंड में, हमारी इच्छा हम ना डालें? सर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो आपको डालना मैंडेट है, ठीक है? कुछ अमाउंट तक आपको डालना मैंडेट है, उसके बाद आपके ऊपर इच्छा है कि आपको डालना है या नहीं डालना है। इच्छा आपकी हम बना देंगे, अगर हम आपको अच्छा इंटरेस्ट देंगे तो ऑब्वियसली आप डालोगे। अगर आप बाहर कहीं पैसा लगाना चाहते हो और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट हम आपको दे दें तो डेफिनेटली यू विल कम बिफोर अस, ठीक है? तो हम कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं आपको देने की। अब आप क्या करते हो? अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट प्रोविडेंट फंड में डालते हो। अब मैंने आपको बहुत पहले एक एग्जांपल दिया था कि जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ी समझदार होती है, उनके पास पैसा आता है तो थोड़ा सा सेव करके रखती है और जितना नेसेसिटी होती है उतना खर्चती है ना, तभी तो बोलते हैं उनको लक्ष्मी है ना, कि हाँ भैया ये लक्ष्मी। अपन कौन होते हैं? अपन रावण, जो मिला वो कम ही पड़ रहा है, सारा पैसा खर्च करना है अपने को, जो जेब में है वो खत्म करके ही घर जाना है, ये अपना डिसीजन है लाइफ का। तो ऐसा होता था। अब ऐसा मेरे में तो बहुत है, मेरे को पता है, तो मैं फिर से पैसा खर्च होता ही रहता है। तो मेरे पिताजी के साथ भी ऐसे ही होता था। तो गलती मेरी नहीं है, मैं तो बाप पे गया हूँ, ठीक है? गलती किसकी? बाप की। तो बाप को ये बात पता थी कि ऐसा हो रहा है कि पैसा घर में आएगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि अपने को पता है पैसा है। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, कुछ अमाउंट प्रोविडेंट फंड में कटवा देते हैं। फिर उन्होंने देखा यार मैं प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहा हूँ, मैं कहीं बाहर डालूँ तो उस टाइम पे प्रोविडेंट फंड पे एक ज़बरदस्त इंटरेस्ट मिला करता था, जिसको जीपीएफ बोला करते थे। बहुत ज़बरदस्त प्रोविडेंट फंड में पैसा मिलता था, इंटरेस्ट। तो वो मैक्सिमम अमाउंट अपना क्या करते थे, सैलरी में से पीएफ में कटवा दिया करते थे। फिर जो आता था फिर उसको आराम से, डर भी नहीं होता था उनको कि भैया अपन ने एक डिसीजन शुरू में ही ले लिया कि एक अच्छा अमाउंट अपन ने वहाँ पर कटवा दिया और कभी भी ज़रूरत है तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये वो ऐसा करते हैं। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या करा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी नॉट 1 अप्रैल, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2004 गवर्नमेंट ने बोला कि अब से जो भी गवर्नमेंट जॉब में लगेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी। क्या? तो एक गवर्नमेंट जॉब का ना एक रुझान था, ओनली बिकॉज कि जब तक आप हो नौकरी में तब तक भी, और जब आप नौकरी में नहीं हो तब भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं, पहले इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, फिर इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। तो लोगों में एक रुझान था। अब कोई भी नौकरी में लगता है 1 जनवरी 2004 के बाद से, और वो जब भी रिटायर होगा उसको रिटायरमेंट के बाद से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलेगा क्या? नहीं, खत्म। तो आज मेरे फादर 60 ईयर से ऊपर है, लेकिन वो भी अभी भी हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। ही इज इंडिपेंडेंट बिकॉज ही इज गेटिंग द पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम लोग जो 2004 के बाद लगेंगे, हम कभी नौकरी खत्म होती है हमारी, तो क्या हम बोल पाएंगे कि हम इंडिपेंडेंट है? अगर जॉब खत्म हो गई तो हम बोल पाएंगे? हम बोलेंगे नहीं भाई, क्योंकि हमारी कोई इनकम सोर्स नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, बट वी विल नॉट रिमेन इंडिपेंडेंट बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी इनकम सोर्स। तो लोगों में ना वो रुझान ही खत्म हो गया यार, बोला क्या पेंशन खत्म कर दी। अब जब ये डिक्लेयर करना था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को पता था कि जैसे ये बात बोलेंगे कि पेंशन खत्म है, हुआ कार होगा, बहुत बड़ी बातें होंगी। तो उन्होंने पहले लड्डू साथ में परोसा कि देखो ये तो सुनो पहले। तो पहले अच्छी बात सुनाई। उन्होंने बोला देखो अब से 1 जनवरी 2004 से जो भी गवर्नमेंट जॉब में लगेगा वो जितना भी अमाउंट अपना प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगा, जितना अमाउंट, उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। कौन करेगा? एम्प्लॉयर। यानी वॉट एवर द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉय, द सेम अमाउंट हैज बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर। सपोज इफ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 10,000, तो एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। एवरी मंथ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 10,000, एवरी मंथ एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 10,000। अब आपने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करा तो ऑब्वियसली जिंदगी में कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। तो इफ यू हैव इन्वेस्टेड समथिंग तो यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन इट। बट हाउ मच यू आर कॉन्ट्रीब्यूटेड, हाउ मच यू कॉन्ट्रीब्यूटेड? 10,000। नो, द कॉन्ट्रीब्यूशन वेंट देयर इज 20,000। तो गया कितना पैसा? 20,000। तुमने 10 लगाया, एम्प्लॉय ने कितना लगाया? अब इस 10 के ऊपर इंटरेस्ट मिला और इस 10 के ऊपर इंटरेस्ट मिला।
तो ये जो 10 के ऊपर इंटरेस्ट मिला ये भी तुम्हारा, और ये जो 10 के ऊपर इंटरेस्ट मिला ये भी। तो मैं कहता हूं अगर 500 रुपये भी मिला 10,000 के ऊपर, तो इस 10,000 के ऊपर 500 और इस 10,000 के ऊपर 500, 1,000 हो गया। तो तुमने लगाया कितना? 10,000, उसके बदले में मिल कितना रहा है? डबल से भी ज्यादा। दुनिया में कहीं घूम के आओ और बताओ मुझे कि तुमको कौन 100% से ज्यादा दे रहा है। हर महीने तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उतना ही कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो ये तो मजा आ गया सुन के कि नहीं सच्ची हम कंट्रीब्यूट करेंगे, इतना करेंगे। बोला हाँ। अब आप जो कंट्रीब्यूट करते हो उतना ही कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर करता है, और फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो भी किसका? एम्प्लॉय का। नाउ एम्प्लॉय इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड करेंसीज की, आ रहे हैं वाह यार इतना पैसा आ रहा है, मजा आ रहा है जिंदगी में। तो ये बातें जब उसको बताई तो वो इतना खुश था कि फिर उसको बोला कि सुन पेंशन नहीं है, उसको सुना ही नहीं दिया, क्योंकि उसको पता है कि अब आखिरी में जब वो रिटायर होगा तो उसको इतना हैंडसम अमाउंट मिलेगा कि उसकी ज़िंदगी चल जाएगी। वो इतना हैंडसम अमाउंट अपने बैंक में भी जमा कराए, कहीं पर भी कराए, तो उसको हर महीने इतना गजब इंटरेस्ट मिल रहा होगा कि उसको पेंशन का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। ऐसा बोला गया, होगा का पता नहीं। क्योंकि क्यों नहीं पता? क्योंकि ऐसा तो वो लोगों के साथ होगा ना जो रिक्रूटमेंट में आए होंगे 1 जनवरी 2004 के बाद। अब अगर मानो कोई 2004 के बाद ही आया होगा तो अभी तो सपोज टू भी रिटायर होगा वो, अभी तो हुआ नहीं होगा, कोई 16 साल का नौकरी करके तो नहीं रिटायर हुआ होगा। अब वो रिटायर होने वाले होंगे कुछ एक, अब पता लगेगा क्या हो रहा है तेरे साथ। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो ये एक पोजीशन है जो गवर्नमेंट लेके आई बात समझ? अब मेरे को ये बात पता लगी, मैंने कहा नहीं ऐसा होता है कि जितना मैं कंट्रीब्यूट करूं उतना ही गवर्नमेंट करेगी। बोला हाँ। मैंने कहा क्लियर, पक्की बात है? पक्की बात है। मैंने कहा मेरी सैलरी बोलो। बोला गरीब हो तो। मैंने कहा पता है मुझे। बोलो। बोला 50,000। मैंने कहा 50,000 कंट्रीब्यूट कर दे। गवर्नमेंट कहता करेगी 50,000 हर महीने मेरे लाख रुपए की सेविंग प्लस इंटरेस्ट। मैंने कहा मेरी सैलरी कल को 2 लाख हो जाए, मेरे 2 लाख कंट्रीब्यूट करना, मैं बाहर से कमा लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ रखूंगा पैसा, गवर्नमेंट रखेगी पैसा। बोला मैं पता था तेरे जैसे पैदा, इसलिए हमने बोला कि तुमको जितना कंट्रीब्यूट करना है करो, लेकिन एक लिमिट बनाई कि कहीं तुम उड़ना नहीं लगो, गवर्नमेंट की करेंसी पूरी खत्म ना कर दो। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट वहां पे क्या करी है? रेस्ट्रिक्ट करी है। वो क्या है वो अभी अपन देखेंगे। अब प्रोविडेंट फंड कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। 3 प्रकार के प्रोविडेंट फंड होते हैं। कितने? पहला स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। कौन सा? मैं स्टैच्यूटरी वर्ड ऐसे समझाना चाहूंगा, मुझे पता है तुम लोग समझदार हो, पर फिर भी जब कंपनी फॉर्म होती है ना, ये कंपनी लॉ के सर ही पढ़ाए तो बेटर है। जब कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी फॉर्म होने के बाद ना उसके ऊपर कुछ स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशंस होती हैं। मैं वर्ड बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन मतलब कुछ कंपलसरी है, कुछ मैंडेटरी है ना, कि पहली मीटिंग जो होगी वो स्टैच्यूटरी मीटिंग होगी, यानी ये तो होनी है, बाकी तो मिस कर एक बार देख लेंगे, ये मिस करी चमाट। तो समझ में आ रहा है? तो पहला प्रोविडेंट फंड कौन सा है तुम्हारा, जो मैं नाम बोला अभी? यानी कि ये तो बनना ही बनना है, ये प्रोविडेंट फंड तो बनना ही बनना है। तो कौन किसको अपन कंप्लायंसेस में ले सकते हैं? भैया भारत सरकार बात कर रही है तो सबसे पहले कौन करे? भारत सरकार करे। तो बोला कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिफेंस में इन जगहों पे नौकरी कर रहा है तो ये एम्प्लॉयर को तो प्रोविडेंट फंड बनाना ही बनाना है। तो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहां पर बनते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में। तो सपोज नेम इज जितेंद्र, सपोज जितेंद्र काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, तो ये बोलता है मेरा प्रोविडेंट फंड करता है, तो क्या करता है? स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड करता है। ठीक है। मैं काम करता हूँ लेट्स से एबीसी लिमिटेड में, एबीसी लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं कहता हूँ मेरा प्रोविडेंट फंड करता है, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि इसका स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। जो गवर्नमेंट जॉब में उसका जो प्रोविडेंट फंड है उसका नाम क्या है? देखो अपन नॉर्मल ना चलन में ये बोलते हैं कि प्रोविडेंट फंड में पैसा इतना कट रहा है, अपन हर चीज को नहीं बताते स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। समझ में आई? लेकिन तुमको तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, क्योंकि अपन को तो टैक्स ट्रीटमेंट देखना है कि अगर वो इस वाले एम्प्लॉयर का काम करता है तो ये स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड होगा, तो ये ट्रीटमेंट होगा, और कहीं काम करते हैं तो क्या होगा। आई बात समझ? चलो 3 तरीके के होते हैं। पहला कौन सा हो गया? जो कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, डिफेंस। क्लियर बात? दूसरा, अब आते हैं नॉन गवर्नमेंट। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के पास कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई स्टैच्यूटरी नहीं है उसके ऊपर कि उसको प्रोविडेंट फंड बनाना है।
नहीं है। पर प्रोविडेंट फंड ने ना एक अपनी इमेज बना रखी है कि बहुत अच्छी चीज़ है यार, मैं जिस कंपनी में लगाऊँ ना उधर तो प्रोविडेंट फंड भी कटता है, एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट भी है। आजकल एम्प्लॉय सब कुछ देखता है। अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अंदर सब देख रहे हैं ना कि इसके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे मेरी कंपनी के लिए काम करे, मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दे, तो इसी तरीके से एम्प्लॉय भी देखता है तू लायक है मेरे, एम्प्लॉय भी देखता है what you are offering me, why should I join you, whether you give me this much of package, whether this much of perquisite will be available to me, whether you will create provident fund, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, ये सब एम्प्लॉयज भी देखते हैं। आप कहीं पे ज्वाइन करोगे तो देखोगे नहीं देखोगे, जरूर देखोगे, आपके करियर की बात है। तो अब एक एम्प्लॉयर भी अपने साथ ये चीज़ें करके रखता है। तो एम्प्लॉयर बोलता है कि यार मैं कोई छोटा मोटी कंपनी नहीं हूँ, बड़ी कंपनी हूँ मैं, बिग 4 बिग 10 में आ रहे हैं हम लोग, हज़ारों लाखों एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, अगर इनका कुछ प्रोविडेंट फंड कटेगा, कहीं पे कंट्रीब्यूट होगा तो कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा, तो हमको प्रोविडेंट फंड बनाना चाहिए। इससे थोड़ा सा एम्प्लॉय अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन हमारे ऊपर मैंडेट तो है नहीं। तो फिर वो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज बोल रहा हूँ। They will write an application to the Commissioner of Income Tax or a Principal Commissioner of Income Tax, sir, that we wanted to establish Provident Fund as per Provident Act। जो उसमें लिखा हुआ है उसमें जो आपने बोला कि ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए, सर पूरी होंगी, ये सारी शर्तें पूरी करी मैंने। अब ये शर्तें पूरी करने के बाद आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं, आई एम प्लेसिंग द प्रपोजल बिफोर यू दैट प्लीज अलाउ मी टू एस्टैब्लिश प्रोविडेंट फंड सो दैट आई कैन डिडक्ट प्रोविडेंट फंड फ्रॉम द सैलरी ऑफ माई एम्प्लॉय। कमिश्नर देखता है चिट्ठी आई है ना, अगर चिट्ठी नहीं आई है तो क्या प्रोविडेंट फंड कोई भी बना लेगा क्या? ना चिट्ठी ना कोई संदेश, और तुम बना दो, ऐसा नहीं। चिट्ठी आई, कमिश्नर देखा क्या सारी गाइडलाइंस, क्या सारी कंडीशंस पूरी हुई हैं, हाँ जी हुई हैं, तो वो लिखेगा अप्रूव्ड हो गया, अप्रूव्ड हो गया, तुमको संदेश आ गया अप्रूव्ड है, तुमने बना दिया। अब तुमने बनाया प्रोविडेंट फंड, तो ये गवर्नमेंट को पता है कि नहीं पता है? उन्होंने अप्रूवल दिया है ना, whether it is recognized in the eyes of law or not. Yes, it is recognized in the eyes of law. That is why this provident fund is known as recognized provident fund. आई बात समझ? चिट्ठी आई, चिट्ठी में देखा ना 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 ना, कंडीशन पूरी नहीं करी है, नॉट अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड। तुमने बोला ना, इज्जत पे बात आ रही है। मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला था यहाँ पे प्रोविडेंट फंड होगा, अप्रूवल नहीं मिला, फिर भी तुमने प्रोविडेंट फंड बना दिया। यू हैव नो अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टिल यू हैव एस्टैब्लिशिंग प्रोविडेंट फंड। नाउ वेदर इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ, बिकॉज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ लॉ हमने तो आपको मना कर दिया, तो हमारे हिसाब से तो आप बनाओगे नहीं, पर फिर भी आप क्या कर रहे हो? बना रहे हो। उसके बावजूद आपने बना दिया, तो गवर्नमेंट को तो नहीं पता, पर आपने बना दिया, तो दैट इज नोन एज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट। गवर्नमेंट को बनाना है, गवर्नमेंट को बनाना है, इसलिए वो क्या कहलाता है? स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, उनको बनाना है या नहीं बनाना है, दे विल राइट एन लेटर टू द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, काइंडली अलाउ अस। If it is approved by the principal commissioner of income tax, it is known as recognized provident fund. If it is not approved by the commissioner of income tax, this is known as unrecognized provident fund. तीन तरह के प्रोविडेंट फंड हो गए, बोलो कौन कौन से? स्टैच्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड एसपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यूआरपीएफ। यही सुने? कई बच्चा घूमता हुआ मन में आ रहा है कि मैंने तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी सुना है, पीपीएफ सुना है, सुना है सर, सुना है। अच्छा, ये तीनों जो प्रोविडेंट फंड है, ये कौन बना रहा है? एम्प्लॉयर बना रहा है। कौन बना रहा है बोलो? कि अपनी एम्प्लॉय में से, एम्प्लॉय की सैलरी में से थोड़ा सा कुछ अमाउंट इधर कंट्रीब्यूट करेंगे, एम्प्लॉयर बना रहे ना। अब ये एम्प्लॉय है, अभी बताया इसने कहीं पे था, ये भी एम्प्लॉय, ये भी एम्प्लॉय, वो भी एम्प्लॉय, सब एम्प्लॉय, सब कहीं ना कहीं पे किसी का क्या क्या हो रहा है? पता है मैं क्या बोलने वाला था? सबका कट रहा है, प्रोविडेंट फंड कट रहा है भाई, ठीक है। तो किसी का एसपीएफ कट रहा है, किसी का आरपीएफ कट रहा है, किसी का एम्प्लॉयर उसको धोखा दे रहा है, जैसे बोलो मानो गर्लफ्रेंड हो, यूआरपीएफ ही काट रहा है, ठीक है। तो सबका कट रहा है, ये जिंदगी ऐसी है, काटनी है,
तो चल रहा है जिंदगी में, सब कुछ चल रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है। अब ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन मानो कि मैं जॉब में नहीं हूँ, मैं या तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई ऐसा होगा ना कि जरूरत नहीं पूरी दुनिया जॉब कर रही है, कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा, कोई बिजनेस करता होगा, कोई ऐसा होगा कि अपने पास प्रॉपर्टी है किराए पे चढ़ा रखी है, किराया आ रहा है, जिंदगी में कुछ करने का नहीं, किराया आ रहा है। अब हम जो लोग हैं जो सैलरी नहीं कमाते, जो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं में कमाते, इस हेड में नहीं आते, हमारा प्रोविडेंट फंड कट सकता है क्या? नहीं, हमारा नहीं कटता, पर हमें खुशी नहीं है अगर ना कटे तो हमने बोला सबका प्रोविडेंट फंड है, सबको बेनिफिट है, हम भी जाएंगे, हमें भी चाहिए। तो बोला तुम्हारा कोई एम्प्लॉयर ही नहीं है, क्योंकि पीएफ तो कौन काट रहा है? एम्प्लॉयर। तो हमने कहा हमारी जिंदगी में अगर दुख नहीं है तो हम लेंगे, हम हथौड़े के ऊपर ही जम मार देंगे। तो बोला कैसे? बोला बैंक कहती है कि अगर कोई प्रोविडेंट फंड बनाना चाहता है तो हमारे पास आ जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये किसके लिए प्रोविडेंट फंड? पब्लिक के लिए। दिस इज नोन एज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए जब ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा ना पीपीएफ का तो समझ के रखना कि यहाँ पर एम्प्लॉयर नहीं है, तुम खुद गए थे जिंदगी सेक्रीफाइस करने। हालांकि सेक्रीफाइस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट है, अच्छी बात है। आई बात समझ? तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो अपने को 3 तरीके पीएफ पढ़ने, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ। एक और तुम्हारा मन होगा, धक धक करेगा दिल, तो एक और देख लेंगे, कौन सा? पीपीएफ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब क्या देखना है अपने को? टैक्स ट्रीटमेंट। पहले कौन सा क्या था? कॉन्सेप्ट। अब क्या देख रहे हैं? और फिर क्वेश्चन तो तुम ऐसे हंसते करोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब टैक्स ट्रीटमेंट देखो। तो पहले एक बार लिख लेते हैं प्रोविडेंट फंड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स ट्रीटमेंट। कॉन्सेप्ट इज ओवर, तुमने लिख लिया। अब टैक्स ट्रीटमेंट देख रहे हैं। अब टैक्स ट्रीटमेंट ना बड़ा सिंपल है, ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुमको पता लग गया है कि प्रोविडेंट फंड हैज़ हाउ मेनी लिम्स, तो तुमको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली है। फर्स्ट, कहानी कैसे शुरू हुई है वैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले जब अपन प्रोविडेंट फंड मन में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। कुछ पैसा किसने डाला? एम्प्लॉय ने। दूसरा क्या? अगर डाला तो उतना ही पैसा किसको डालना पड़ा? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। देयर आर 5 पॉइंट्स अपने को पहुंचना है। पहला एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरा डालते ही एम्प्लॉय ने डालना पड़ेगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर पैसा डाला है तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। थर्ड, तो फोर्थ क्या? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। डन। तो हर बार टैक्स ट्रीटमेंट ये हो रहा है कि अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, इंटरेस्ट मिला है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे तो क्या टैक्स का ट्रीटमेंट होगा, इंटरेस्ट मिला है एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। ये टैक्स ट्रीटमेंट तुमने करे। अब ये पैसा तो तुम्हारा जमा होता जा रहा है, आखिरी में तुमने वो सारा पैसा एक साथ निकाला, तो यानी कि लमसम कंसिडरेशन। 5th पॉइंट क्या है? लमसम कंसिडरेशन। तो क्या टैक्स का ट्रीटमेंट होगा। ये 5 पॉइंट पे अपने को काम करना है, ठीक है। अब वेदर इट इज एसपीएफ, आरपीएफ और यूआरपीएफ, क्या क्या है 5 पॉइंट, जल्दी से सब लोग एक साथ बोलेंगे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, फोर्थ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, फिफ्थ याद रहेगी। ये देखो, ये तुमने रटा नहीं है, तुमको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट से कैसे 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 बनी है लाइन, ठीक है। तो हो सकता है मॉड्यूल में, मॉड्यूल की तो इज्जत अपन जिंदगी में रखेंगे, कहीं से भी बनाओ, ठीक है। मॉड्यूल में हो सकता है कि ये ऊपर नीचे लिखे हो, लेकिन कहानी कैसे बनती है, पहले क्या आता है फिर क्या आता है। क्या पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ सकता है? वो तो तभी कंट्रीब्यूट करेगा जब एम्प्लॉय ने करा। आई बात समझ। यहाँ पे ये वाला गेम नहीं है कि पहले अंडा या मुर्गी, यहाँ पे क्लियर है, पहले क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या, जिंदगी में क्लियर है, ठीक है।